जय हिंद दोस्तों। आज मॉडर्न इंडिया के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के संबंध में कि गवर्नर जनरल और वायसराय से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो वो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर जनरल बनते हैं, 1757 से 60 तक ये गवर्नर बन के रहते हैं, फिर 1765 से 67 तक। क्योंकि इलाहाबाद की संधि होनी होती तो इन्हीं को भेजा जाता है। तो क्लाइव एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को क्यों जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको प्लासी के युद्ध के लिए जानते हैं। प्लासी बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1757 में हुआ था। इसलिए इनको जाना जाता है, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि के लिए जाना जाता है, ठीक है। और बंगाल में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन के लिए इलाहाबाद की संधि 2 के साथ हुई थी, मुगल शासक शाह आलम के साथ, और दूसरी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बंगाल में द्वैध शासन किया था, तो बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उन्होंने 2 उप दीवानों की नियुक्ति की थी। द्वैध शासन में क्या किया था, 2 उप दीवानों की नियुक्ति की थी, ठीक है। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बंगाल के लिए मोहम्मद, इन्होंने रजा खां को नियुक्त किया था, ठीक है। और बिहार के लिए राजा सिताब राय को, बिहार के लिए इन्होंने राजा सिताब राय को दीवान बनाया था, उप दीवान कह सकते हो, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट आपके लिए गवर्नर जनरल है, दूसरा हम लोग देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वॉरेन हेस्टिंग्स को देखेंगे, 1772 से लेके ये 85 तक रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टेन्योर है इनका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, कब आया, 1773 में, इन्हीं के लिए लाया गया था, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहना, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। टेन्योर 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया, ठीक है। तो अब बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, सबसे ऊंचा हो गया अब बंगाल में, ठीक है। और 1774-75 में चौहत्तर 75 में ये प्रथम गवर्नर जनरल बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। इसी के समय पर 1774 में, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर, जो राजकीय कोषागार था इसको क्या किया इन्होंने, इन्होंने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आए, ठीक है, यहां से कलकत्ता ले आए, ठीक है।
1772 में इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था कि हर जिले में एक एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1772 का इनका काम, कि हर जिले में एक एक दीवानी अदालत हो, एक एक फौजदारी अदालत हो, जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है। ठीक है, तो हर जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने एक और काम किया था 1781 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना भूलना नहीं। ठीक है, कलकत्ता में प्रथम मदरसा, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा। ठीक है, इन्हीं के समय में 1792 में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। जोनानाथ डंकन, याद रखना, किसने खोला था? जोनानाथ डंकन को आपको यहाँ पर याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी समय विलियम विल्किंस ने जो अंग्रेजी के गीता के अंग्रेजी अनुवादक थे, उनको हेस्टिंग ने आश्रय दिया था। तो इसी के समय 1784 में एक और काम हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप बताना, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की। ठीक है, जो मुगल बादशाह को बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, वो 26 लाख रुपए की पेंशन मिल रही थी। तो इसने क्या किया था? इसने मुगल बादशाह की पेंशन बंद करवा दी थी। ठीक है, इसी के समय में 1780 में याद रखना, भारत का पहला समाचार पत्र, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, ठीक है, ये किसके द्वारा छापा गया था? तो आपको याद रखना है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हुई थी सालभाई की संधि। ठीक है, 1782 आपको याद रखना। ठीक है, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। उसमें हुई थी मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि 1784 में। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इसी के समय पर हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। ठीक, फिर एक साल के लिए सर जॉन मैकफरसन
को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1 साल के लिए आए थे। सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है, सर जॉन मैकफर्सन 1 साल के लिए आए थे और उनका टेन्योर था 1785 से 86। ठीक है, ये अस्थायी गवर्नर जनरल थे। ये क्या थे? अस्थायी गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आए थे। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये 1793 तक रहते हैं। ठीक है, इसने जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए। जिले के अधिकार किसको दे दिए? इसने कलेक्टर को दे दिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को भी अब कर दिया और पुलिस कर्मियों का वेतन को बढ़ा दिया। ठीक है, कलकत्ता, ठीक है, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। ठीक है, तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और इसके अलावा एक शहर और था पटना। ठीक है, यहां पर 4 प्रांतीय न्यायालय, 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, सिविल सेवा का जनक इसी को मानते हैं। सिविल सेवा का जनक अपन लोग कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण के लिए इनको जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने नागरिक संहिता या सिविल कोड, उन्होंने सिविल कोड 1793 में इसकी स्थापना की। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड की भी इन्होंने स्थापना की। ठीक है, व्यक्तिगत जो था ना व्यापार करने के कर्मचारियों का, उस पर प्रतिबंध, कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी कर्मचारी अब व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेगा। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना, जिले में पुलिस थाने की स्थापना की गई और इसमें एक दरोगा को इंचार्ज बनाया गया। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था का इसने यूरोपीकरण किया था। क्या किया था? प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीकरण किया था। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है सत्ता में और वो सत्ता को संभालता भी बड़े अच्छे तरीके से है, सर जॉन सॉर।
सर जॉन। 1793 में वो जाते हैं तो ये 1793 में ही आ जाते हैं और 98 तक रहते हैं। ठीक है। स्थाई 1793 में स्थाई बंदोबस्त की योजना, स्थाई बंदोबस्त की योजना ठीक है, इसी ने बनाई थी और इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और हस्तक्षेप की नीति अपनाई। महान आक्रमणता की नीति भी बोलते हैं। ठीक है, कि इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसने इस तरह की नीति को फॉलो किया। फिर आए लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली, बेलेजली का 1798 से 1805 तक। ठीक है, सहायक संधि का जनक था। ठीक है, सहायक संधि का जनक माना जाता है इसको, बेलेजली को। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। हैदराबाद ने सहायक संधि कब की थी? 1798 में। फिर किसने किया था? मैसूर ने। मैसूर ने कब की थी? 1799 में। ठीक है, फिर तंजौर ने की थी। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में की थी। ठीक है, फिर अवध आता है। अवध, अवध ने 1801 में की थी। फिर पेशवा आया था। पेशवा ने दिसंबर में की थी 1801 में। ठीक है, 1801 के दिसंबर में की थी इसने। फिर भोसले ने भी की थी। भोसले, भोसले ने भी 1803 में की थी। फिर सिंधिया, सिंधिया ने कब की थी? 1804। फिर जोधपुर, जयपुर, मरेच्छ, बूंदी, इस प्रकार से इसको कई। ठीक है, इसी समय पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इसके समय पे, इसी के समय पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, यही वो गवर्नर जनरल है जिसके समय पर क्या हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आपको यहाँ पर ये भी रखना है यार। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय पर की गई थी। 1805 में इसे दूसरा कार्यकाल दिया गया। इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन इसकी डेथ हो गई। लेकिन इसकी डेथ हो गई। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल शुरू हुआ लेकिन उसकी तुरंत डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल बन के आया उसका नाम था जॉर्ज बारलो। उसका नाम था जॉर्ज बारलो। ये 1805 से 1807 तक माना जाता है। ठीक है, और 1806 में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, 6 में बेल्लोर का सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह हुआ था इसी समय। तो जॉर्ज बारलो के बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। इसी प्रकार लॉर्ड मिंटो भी आए थे। मिंटो को बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, हम लोग मिंटो को भी देख लेते हैं यहाँ पर। मिंटो प्रथम, इसके बाद मिंटो प्रथम बन के आए और मिंटो प्रथम का कार्यकाल था 1807 से 13। ठीक है, एक तो इनके समय में चार्टर एक्ट आया था 13 वाला, एक तो इसलिए फेमस है। ठीक है, दूसरा इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी।
किसके साथ की थी? महाराजा रणजीत सिंह के साथ की थी अमृतसर की संधि। कब हुई थी? अगर कोई पूछे तो 1809 में, आपको याद रखना है। तो मिंटो फर्स्ट थे उस समय जब महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की गई थी, ट्रीटी की गई थी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था? 1872 से 85 तक था, और इसका क्या था? 1813 से 23 तक। तो अंतर याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। लॉर्ड वाला बाद में, लॉर्ड बाद में, वॉरेन पहले। ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग्स बाद में, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले। ठीक है, इसके समय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1816। 1816 में संगौली की संधि हुई थी। ठीक है, आपको संगौली की संधि याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगौली की संधि किसके साथ? नेपालियों के साथ हुई थी। इसी के साथ ही आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, तो संगौली की संधि याद रखना। हेस्टिंग्स को दूसरे ले जाना था, पिंडारियों का दमन किया था इसने। ठीक है, पिंडारियों का दमन किया था। वीर मूवी याद होगी आपको, सलमान खान वाली, वो भी पिंडारियों पर आधारित है। ठीक है, पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारियों के नेताओं का नाम बता दो अगर कोई पूछ ले। एक दो नेताओं के नाम आपको याद रखने, जैसे जैसे बासिल मोहम्मद, एक चीतू थे, चीतू, एक करीम खान। ठीक है, दरअसल पिंडारी पहले मराठा सेनाओं में अस्थायी सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, जो मराठा जब कहीं लूटमार करते थे तो इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये मराठा सेनाओं की बहुत बड़ी ताकत थी। जब मराठा कमज़ोर हो गए तो ये फिर बेरोजगार हो गए, तो फिर ये लूटपाट वैसे नागरिकों के साथ करने लगे। तो फिर पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, यही मराठा शक्तियों को कह सकते हो कि इन्होंने अंतिम रूप से मराठा शक्तियों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा प्रेस पर प्रतिबंध जो लगा था वो उसने समाप्त कर दिया। प्रेस पर जो प्रतिबंध था ना, उनको समाप्त कर दिया। एक और इम्पॉर्टेंट है, एक साल पहले इनके जाने से 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम आया। काश्तकारों के लिए काश्तकारी अधिनियम बनाया। ये कहाँ पर आया था? बंगाल में लागू करा गया था। ठीक है, 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो गवर्नर जनरल आया, ठीक है, इसको बस दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट 1823 में आते हैं, जैसे ही हेस्टिंग्स जाते हैं, और 28 तक रहते हैं। एक ही कार्यकाल होता है इनका। ठीक है, इसमें क्या किया था? बर्मा को अंग्रेजों ने पराजित किया था इसमें। ठीक, तो आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा आंग्ल युद्ध हुआ था। कब हुआ था पूछें तो 2 साल चलता है, 1824 से 26 तक ये युद्ध चलता है। ठीक है, ये जीतते हैं, बर्मा हार जाता है। ठीक है, कैसे? 26 में इन दोनों के बीच हार के बाद बर्मा के साथ एक संधि करते हैं, इसको बोलते हैं यानडबू की संधि। याद रखना है आपको। ठीक है, यानडबू की संधि किसके बीच हुई थी? बर्मा और अंग्रेजों के बीच। फिर 1824 एक और वजह से फेमस है, बैरकपुर का सैनिक विद्रोह के लिए। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, तो दो के लिए ये जाने जाते हैं। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह इनके समय हुआ था, और आंग्ल जो बर्मा युद्ध था वो भी इनके समय पर हुआ था। इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दो। इन्होंने बर्मा को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, एमहर्स्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक आते हैं। विलियम बेंटिक। एमहर्स्ट को याद रखिएगा क्योंकि बेंटिक वगैरह पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एमहर्स्ट पे नहीं पूछे गए हैं। यानडबू की संधि, बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, तो थोड़ा सा याद रखना है।
ठीक है, ये कट्टर उदारवादी कह सकते हो था। ठीक है, अब इसके समय पे आप इसका कार्यकाल याद रखना, 1828 में एमर्स्ट गए, ये आया और 35 तक रहता है। बड़ा अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है। सबसे पहले तो याद रखना है आपको इसके समय पे क्या हुआ, 1833 का चार्टर आया था। पहली चीज़ तो आपको ये रखनी है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो पहला जीजी हो गया ये, इसलिए इसको कह सकते हो भारत का पहला जीजी, मतलब गवर्नर जनरल। ठीक है, इसने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके लिए एक कानून लेके आए थे 1829 में, धारा 17, धारा 17 आपको याद रखनी है। ठीक है, विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया, विधवा के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, इसलिए भी पहना था। अकबर ने भी रोक लगाई थी सती प्रथा पे, मराठा पेशवाओं ने भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसने सही तरीके से काम किया था। बेंटिक ने क्या किया था, इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। ठगी प्रथा जो 1830 मानी जाती है कि 1830 में इसने क्या किया, ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। पूछा जाए किसकी सहायता से किया था, तो बता देना, एक सेना नायक थे इनके, कर्नल सलीमन, कर्नल सलीमन की सहायता से। ठीक है, फिर इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी 1835 में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, मैकाले के कानून, मैकाला जो मैकाले का एक्ट था ना 1835 ईस्वी में, इसने इसको भी किया, और मैकाले का अंग्रेज़ों को शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, और अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया। ठीक है, इसके अलावा इसने दो बड़े इंपॉर्टेंट काम किए थे 1831 में। 1831 में मैसूर को हड़प लिया था इसने, 1834 में कुर्ग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, सरकारी सेवाओं में भेदभाव समाप्त था, भेदभाव सरकारी सेवा में समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा उसने जो प्रांतीय, अपीलीय और सर्किट न्यायालय थे इनको बंद करवा दिया। ठीक है, क्या किया इसने, प्रांतीय, अपीलीय न्यायालय ये बंद कर दिए। ठीक है, और जो सर्किट वाले थे और जो सर्किट कोर्ट थे, इसने इनको भी बंद कर दिया। अब इन दोनों का कार्य इसने क्या किया, मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों में बांट दिया। इसके कार्य थे जो मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों में बांट दिया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब न्यायालय की भाषा स्थानीय भाषा हो गई, पहले फारसी हुआ करती थी, और न्यायालय की भाषा को स्थानीय भाषा का बना दिया। स्थानीय भाषा में अब कामकाज होगा। ठीक है, जो शिशु बालिका की हत्या रोकी, शिशु बालिका
हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, और भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इस पॉइंट को भी बना सकते हो आप, भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है, इसलिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। तो विलियम बेंटिक को ज़रूर पढ़ के जाएं। विलियम बेंटिक के बाद आपको एक बंदा है जिसको कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, उनके बाद ये आए, चार्ल्स मेटकॉफ आए। 1835 में आते हैं और एक ही साल में चले जाते हैं, ठीक है। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। इसने समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए थे। तो क्वेश्चन आया समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन था, तो यही था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद जो बंदा इंपॉर्टेंट है वो है ऑकलैंड। ऑकलैंड आते हैं, ठीक है। इसने सबसे पहला काम किया था कि ये 1836 में आए थे और 42 तक रहे थे। इन्होंने 1839 में जीटी रोड की मरम्मत कराई, ठीक है, पहला काम तो इसने ये किया, ठीक है। इसी के समय पर 1838 से 42, ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। आंग्ल अफगान युद्ध इसी समय पर हुआ, ठीक है। और रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य एक त्रिदलीय संधि भी संपन्न की थी इसने, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमको देखना है एलन बरो को। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया एलन बरो, के बाद आया एलन बरो। अब एलन बरो को देखेंगे कि इसने क्या किया, 1842 में आता है और 44 तक रहता है, ठीक है। इसने 1843 में एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया था। एक इसने एक्ट लागू करा था, एक्ट 5, ठीक है। इसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया इसने। दास प्रथा को क्या कर दिया था, इसने समाप्त कर दिया था। और सिंध का विलय इसी के समय पर हुआ था। सिंध विलय इसी के समय पर हुआ, ठीक है, 1843 में ही हुआ था और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इसने आक्रमणता की नीति का फॉलो किया, इसलिए बोला जाता है कुशल आक्रमणता की नीति किसने अपनाई, तो बताना, लॉर्ड एलन बरो। कुशल आक्रमणता की नीति को लागू किया कि हम कुछ नया नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें बस उन्हीं को हम व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद आते हैं हार्डिंग साहब, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं हार्डिंग। अब हार्डिंग का कार्यकाल है 1844 से 48 तक, ठीक है। इनके समय में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, टाइम पूछा जाए तो 1845 और 46 में हुआ था पहला आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, लाहौर पर, इसमें क्या कर लिया था, लाहौर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। लाहौर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था इस युद्ध के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आपको मिलेगा वो है डलहौजी। डलहौजी 1848 से 56, 1848 से 56,
डलहौजी को थोड़ा समझना है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध, सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, जो 1850 में हुआ था, इसी के समय पर हुआ। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर 1852 में इसने क्या किया था, इसने लोअर बर्मा और पीगू को मिला लिया। इसने लोअर बर्मा और पीगू, लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो लोअर बर्मा और पीगू आपको यहाँ पर याद रखना है, ओके। फिर सिक्किम पर क्या किया था इसने, बड़ा दुष्ट टाइप का व्यक्ति था। सिक्किम से कहा कि तुमने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, और 1850 में उस पर कब्जा कर लिया। सिक्किम पर 1850 में कब्जा, ठीक है। 2 डॉक्टर्स पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर भाई साहब ने क्या कर लिया था, सिक्किम पे कब्जा कर लिया, ठीक है। एक कमीशन लेके आए थे जिसमें ये उद्देश्य था कि भूमि कर रहे थे जागीरों का पता कर लो और उसके बाद उनको छीन लिया जाएगा। तो इस कमीशन को बोलते थे इनाम कमीशन। इनाम कमीशन 1852 में आया था, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, अगर कोई पूछे इसको लाने का उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे कि भूमि कर रहित जागीरों को पता करना, भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। जिस भूमि पर कर नहीं मिल रहा वो जागीरें ऐसे पता कर लीजिए, उसको वो छीन लेंगे। इनाम कमीशन के द्वारा यही प्रोविजंस किए गए थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था कि 1853 में जो कर्नाटक के नवाब थे उनकी पेंशन बंद करा दी। कर्नाटक के नवाब की जो पेंशन थी ना, वो इन्होंने समाप्त कर दी 1853 में। फिर 1856 में इन्होंने अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया। अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया, ठीक है। और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। बहुत क्वेश्चन आया इस पर, कई बार पूछे गए, ठीक है। ये भी पूछे अवध का नवाब कौन था, अगर पूछ लें तो अवध का नवाब कौन था इस समय, तो वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह कौन थे इस समय, अवध के नवाब थे, ठीक है। इसने सेना का मुख्यालय शिमला ले गया। सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया, अब शिमला में बनाया, ठीक है। और तोपखाना 1856 में जो तोपखाना था, ठीक है, वो कलकत्ता से मेरठ, अब कलकत्ता से मेरठ ले आया, ठीक है। शिक्षा संबंधी सुधार भी किए थे 1854 में। वुड डेस्पैच, वुड घोषणा या वुड डिस्पैच आई थी, ठीक है। क्या करना था, वुड डिस्पैच में क्या बात की गई थी, ये शिक्षा संबंधी, शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें क्या प्रोविज़न थे कि जिलों में, वुड डिस्पैच में क्या बात थी कि जिलों में आपको क्या करना है, एंग्लो वारना स्कूल बनाने, एंग्लो वारना वर्नाक्यूलर स्कूल लेके आने हैं जिलों में। नगरों में सरकारी कॉलेज बनेंगे,
नगरों में क्या होंगे? सरकारी कॉलेज बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसी के तहत 1857 में, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय, एक एक विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी वुड्स डिस्पैच के द्वारा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हर एक में एक शिक्षा निदेशक होगा, प्रत्येक में एक शिक्षा निदेशक होगा। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, इसको रेलवे का जनक भी माना जाता है। ठीक, इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चली। ठीक है, इसकी दूरी है 34 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रथम रेल इसी के समय में चली थी। 1854 में बहुत काम किए थे इसने, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 54 में न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, और यहीं पर डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। डाक टिकट का बच्चों प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ लें डाक टिकट का प्रचलन कब शुरू हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था, बता दीजिएगा। डलहौजी। कब हुआ था? 1854 में। किस एक्ट के द्वारा हुआ था? न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, और टेलीग्राफ सेवा, कलकत्ता और आगरा के बीच, में शुरू कराई गई थी। ठीक है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था इसने। अब भारत की दो राजधानियां हुई, शिमला क्या हुई इसकी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। एक तो कलकत्ता थी और दूसरी शिमला, ग्रीष्मकालीन राजधानी। अभी दिल्ली नहीं बनती है, दिल्ली 1911 में बनेगी। ठीक है, इसने पहली बार लोक सेवा विभाग की स्थापना की। जो आप आयोग पढ़ते हो ना, आयोग की स्थापना इसी ने की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की। तो बहुत काम किया इसने। ठीक है, नरबली को रोकने की कोशिश की, नरबली को बंद करने की कोशिश की। ठीक है, और इसने एक धारा बनाई थी, धारा 90। ठीक है, कि अगर कोई ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, ईसाई धर्म स्वीकारने वाले को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। पहले ऐसा नहीं था, अब इसको ऐसा कर दिया गया कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा। तो बहुत काम कर गया ये। इसके वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है जिसके लिए इसको जाना जाता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे आप कहते हो व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं या व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसके तहत क्या करते थे? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करते थे। सबसे पहले किसको इस संधि के तहत किसको विलय करा गया? सतारा का इसके द्वारा विलय करा गया 1848 में। ठीक है, तो सन याद रखनी है आपको। फिर संबलपुर आया, ये 1849 में। फिर बघाट आया था, बघाट का जो विलय है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1850 में किया गया बघाट। ठीक है, फिर बघाट के बाद उदयपुर का किया गया था, उदयपुर
1852 में। ठीक है। झांसी 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई इसी से तो जूझ रही थी। नागपुर 1854 में। ठीक है। फिर करौली करौली 1855 में, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे नामंजूर कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके विलय को नामंजूर कर दिया। तो याद रखना किसके विलय को नामंजूर कर दिया। तो देखिए झांसी इनमें इंपॉर्टेंट है, सतारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसको मिलाया, झांसी को कब मिलाया, और किसके विलय को इसके तहत परमिशन नहीं दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो ये तीन तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना ही। ठीक है। इसके बाद आप बेटा देखो, जो अपन को अच्छे से याद रखना है या चीज़ों को समझना है, आप जो भी कह सकते हो, याद ही रखना है आप कह सकते हो। इसके बाद आपको पढ़ना है कैनिंग को। ये वही है जिसके समय पर विद्रोह हुआ। 56 में आते हैं, 64 तक रहते हैं, 57 में विद्रोह भी हो जाता है, तो याद रखना। ठीक है। ये अंतिम गवर्नर जनरल था। ये क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। और फर्स्ट क्या था, ये वायसराय था, याद रखना। ठीक है। अब क्या हुआ था, भारत का शासन वायसराय बनने के साथ क्या हुआ, भारत का शासन कंपनी से निकलकर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है। 500 रुपये से अधिक की आय पर, 500 रुपये से अधिक आय पर इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है। आयात कर रहे हो कोई चीज़ों को, बाहर से मंगा रहे हो, 10% टैक्स लगेगा। निर्यात कर रहे हो कुछ चीज़ों को, यहाँ से बाहर भेज रहे हो, तो 4% टैक्स लगेगा। ठीक है। मैकाले ने जो दंड संहिता बनाई थी, दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया। ठीक है। और 1859 में अपराध संहिता लागू की गई। ठीक है। 1860 में आईपीसी और 1861 में सिविल, सॉरी बोल रहे हैं, सिविल बोल रहे हैं, फौजदारी विधि संहिता। ठीक है। क्रिमिनल विधि संहिता को भी इसने लागू कर दिया, फौजदारी कानूनों को भी इसने लागू कर दिया। 1857 का विद्रोह हुआ इसी के समय पर। ठीक है। 1856 में ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसको दोबारा लिखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। ठीक है। और इस अधिनियम की धारा 15
इसकी धारा 15 के द्वारा विधवाओं के विवाह को वैधानिक अधिकार मिल गया। ठीक है। 1858 का एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा क्या हो गया, महारानी विक्टोरिया साम्राज्ञी हो गई। विक्टोरिया क्या हो गई, अब भारत की साम्राज्ञी घोषित हो गई। ठीक है, भारत की साम्राज्ञी हो गई। फिर 1857 में एक चीज़ और देखनी है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्थापना। ठीक है। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत उच्च न्यायालय पारित किया गया। और फिर बाद में 1861 में ही क्या किया गया, उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ, उच्च न्यायालय अधिनियम के बाद, ठीक है, आपको क्या रखना है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, ठीक है, एक एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई, एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कैनिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक रहते हैं जॉन लॉरेंस। ठीक है। 1865 में क्या किया था, भूटान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर दिया था इसी के समय पर। ठीक है, भूटान का आक्रमण हुआ। ठीक है, और 1866 में उड़ीसा, बड़ा अकाल पड़ा था यहाँ पर, उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजस्थान में राजपूताना, इसी के समय पर यहाँ पर अकाल पड़ा। ठीक है, और बाद में क्या क्या था, चैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। अकाल आयोग बना। ठीक है, 1865 में समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच, ठीक है, इसे हस्तक्षेप या रिंग फेरेंस नीति का, इसे क्या कहते हैं, रिंग फेरेंस नीति का जनक कहते हैं। तो रिंग फेरेंस आपको याद रखना है।